जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। सभी विद्यार्थी, सभी चेला लोग जुड़ेंगे जल्दी से फटाफट और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए और भी लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए इस वीडियो को। बताइए सर कि यहाँ पर अंधाधुंध प्रैक्टिस किया जा रहा है सर, तो आप लोग भी जुड़िए, सभी को यह बताइए, शेयर करिए। जितना भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप चला रहे हों उन सभी तक पहुंचाइए शेयर करके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर खास बातें आपको बता दूं, कुछ बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका जवाब आप सभी को देना होता है और नेक्स्ट जो वीडियो आता है उसमें मैं उसका सलूशन कराता हूं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका आंसर भी दिया है, तो आप लोग भी इसका आंसर दीजिए। और एक सवाल भी था जो कि डाउट नहीं था दोस्त, हमने उसको गलत ही बता दिया है। सवाल नंबर 18 कल के सेट का, तो आप लोग वहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ था। उसमें बोला गया था कि 4 लीटर मिश्रण 4 लीटर उसमें से दूध निकालते हैं और पानी मिलाते हैं। हमने 5 लीटर निकाल लिया था। हमने कितना निकाल लिया था? 5 लीटर निकाल लिया था। बाकी दोस्त तरीका वही था, आप 4 लीटर निकालेंगे तो क्या बचेगा? वहां पर 40 लीटर था, 36 बचेगा। हमने 5 निकाला था, 35 लिख दिया था। बाकी दोस्तों कोई इशू नहीं है, वहां पर आप लोग समझ सकते हैं, इतने तो आप लोग समझदार हैं ही, ठीक है दोस्त। तो चलिए एक बार सभी लोग, लास्ट बार कह रहा हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बन जाए दोस्तों। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी विद्यार्थी बता दीजिए क्या होगा। यहाँ पर बोला गया है सर कि एक धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों में 10,800 रुपये और 8 वर्षों में 32,400 रुपये हो जाती है। धनराशि कितनी है? वो धनराशि बतानी है और यहाँ पर दिया गया है कि जो ब्याज की दर है सर वार्षिक संयोजित होती है। देखिए मान लेते हैं वह मूलधन रहा होगा P, तो इस P मूलधन पर सर यहाँ पर 4 वर्ष में 4 साल बीत जाने के बाद यही मूलधन कितना हो जा रहा है? तो 10,800 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। फिर वापस 8 साल में, अगर यहीं की बात करें 8 साल में, फिर वापस 8 साल में यानी अगले 4 साल और बीत गया, तो टोटल यहाँ से लेकर इस P से लेकर यहाँ तक पूरा 8 साल हो गया। तो यहाँ से अगले 4 साल में यही धनराशि दोस्त यहाँ पर कितना हो जा रही है? तो 32,400 रुपये यहाँ पर हो जा रही है। 32,400 रुपये यहाँ पर हो जा रही है दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ पर अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्त, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए अब यहाँ से दोस्तों हमने आपको बता रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ा दिया है, तो हमने आपको बताया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बताया है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हमने आपसे बस यही कहा था कि आप एक साल का मात्र और मात्र 1 साल का आप मिश्रधन और मूलधन का यहाँ पर अनुपात निकाल लीजिए। तो यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32,400 बटे नीचे क्या हो जाएगा? तो नीचे हो जाएगा 10,800, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अभी काटेंगे दोस्तों इसको आप 9 से काटिए तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 बचेगा 1, 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसको 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, 9 त्रिक 27, 5 बचेगा, 9 छक्का 54, ठीक है। 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 हो गया। 12 एकम 12, 12 तिया 36, यानी ये कितना हो गया? तो 3/1 हो गया। क्या हो गया? 3/1, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 3/1 दर लगा होगा, इतना गुना किया गया है। तो P से भी यहाँ तक जाने में 3/1 गुना ही किया हो गया होगा। तो यहाँ पर निकाल देंगे हम P का 3/1, मतलब 3 बराबर कितना? 10,800।
3 से काट देंगे तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा दोस्तों, बचेगा 1, 3 छक 18 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3600 मूलधन आ जाएगा। मूलधन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चेला यहाँ पर जो मूलधन आएगा वो 3600 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बात समझ पाए आप लोग कि नहीं समझ पाए, एक बार कमेंट करके बताएंगे। चलिए, ये तो कल का सवाल था, बहुत से विद्यार्थियों ने आंसर दिया है और आज का सेट स्टार्ट यहाँ से होता है। अब यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है आज के प्रैक्टिस सेट का, तो बताइए इसका उत्तर क्या है। देखिए चला, यहाँ पर एक विद्यार्थी हैं अमनीश ठाकुर जी। तो सर आपने जो क्वेश्चन दिया है उसका मैं उस क्वेश्चन को मैं लास्ट में लिया हूँ, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा कि हमने क्वेश्चन दिया आपने बताया नहीं। आपका क्वेश्चन इसी वीडियो में मिल जाएगा लास्ट में, उसको मैं बताऊंगा कि कैसे लगाना है, बाकी आप लोग इसको पहले हल करते रहिए। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% छूट देता है और फिर वह 20% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार एक वस्तु के लिए कितने क्रय मूल्य का भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपये है। यहाँ पर आप लोग एमपी और सीपी का निकाल देंगे, क्या चीज़, रेशियो निकाल देंगे, एमपी और सीपी का, एमपी और सीपी का रेशियो निकाल देंगे। तो एमपी का कैसे रेशियो निकालिएगा चेला, यहाँ पर जो लाभ हो रहा है ना, वह जो लाभ हो रहा है वह 100 में जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। तो 120 अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा किसका, एमपी यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य का अनुपात। ठीक है, उसी प्रकार जो छूट है चेला यहाँ पर 100 में से घटाएंगे तो वह क्रय मूल्य का अनुपात निकल जाएगा। तो 100 में से 40 घटा देंगे, क्या बचेगा, 60 बचेगा। क्या बचेगा, 60 बचेगा। क्लियर है, इसको काटेंगे 60 एकम 60, 60 से काटेंगे 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पर अंकित मूल्य क्या है, तो यहाँ पर अंकित मूल्य 2400 रुपये है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से 2 अनुपात का मान कितना है, 2400 रुपये है। 2 अनुपात का मान क्या है चेला, तो 2400 रुपये है। तो 1 अनुपात का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीपी क्या है, 1 अनुपात। तो 1 अनुपात का मान निकाल देंगे, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24 यानी 1200 रुपये। यानी क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य इसका 1200 रुपये है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए आप लोग चेला, बोलिए क्या इस सवाल में आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ गए हैं, मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सवाल समझ में आया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है, प्रश्न नंबर 2, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न में क्या कहा गया चेला, तो यहाँ बोला गया है एक आदमी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पूरी यात्रा की औसत गति बताइए। औसत गति बताना है तो औसत गति के लिए फार्मूला यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं, 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 2 इंटू यक्स क्या है, पहला चाल 64 हो जाएगा, इंटू वाई दूसरा चाल यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 और 64 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए आप, 8 से काटिए, 8 दहियम 80, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, 4 का गुना 4 में 4 चौको 16 के 6 हासिल का 1 आएगा और 4 छक 24 1 25 आएगा दोस्तों, 25। ठीक है, अब यहाँ पर 10 से भाग करना है तो 0.1 स्थान पर यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर यानी 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल हो जाएगा। तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए सर। इसमें अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग पूछिए। समझ में आ गया है तो अगला सवाल आपके सामने ले रहे हैं, इसको बनाइए। तीसरा प्रश्न,
यहाँ पर दिया गया कि 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं। 2 महिलाओं और 4 बच्चों को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे चेला? तो देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं, फीमेल अपनी क्षमता से, ये 5 महिला अपनी क्षमता से, 5 महिलाएं हैं अपनी क्षमता से काम करती हैं, तो 8 दिन में काम को क्या कर देती हैं? समाप्त कर देती हैं। ये टोटल कार्य है। ये टोटल का क्या है दोस्तों? ये टोटल क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। लेकिन कहा वही कार्य 8 बच्चे हैं, चिल्ड्रेन कितने हैं? 8 चिल्ड्रेन हैं, 8 बच्चे हैं, उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये भी ये कार्य और ये कार्य दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम बच्चों और महिलाओं का अनुपात निकाल देंगे, क्षमता का अनुपात निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 से 8 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर कट जाएगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि एफ और सी यानी महिलाएं, फीमेल यानी महिलाएं और बच्चों का जो रेशियो आएगा, महिला का क्या हो जाएगा? तो 2, बच्चों का क्या होगा? तो 1 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि 2 महिलाओं और 4 बच्चों को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो आप पहले टोटल कार्य निकाल लीजिए। देखिए दोनों कार्य आपस में बराबर है, तो आप एफ और सी का मान दोनों में से किसी में रख कर मान निकाल सकते हैं। हम इस पहले वाले में रख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एफ का मान क्या है? तो एफ का मान यहाँ पर कितना है? 2 है। 2 गुना 5 गुना 8, ये टोटल कार्य है। तो 8, 5 दूनी 10, 10 8 80, यानी टोटल कार्य क्या है? तो 80 टोटल कार्य है। अब ये 80 कार्य को, इस 80 कार्य को कौन करेंगे? 2 महिलाएं करेंगी। एक महिला का क्षमता 2 है, तो 2 महिलाओं का क्षमता क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। अब 4 बच्चे, एक बच्चे का क्षमता क्या है? तो 1 है, 4 बच्चों की क्षमता क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं चला 80 बटे 4, 4 8 बटे 8 हो जाएगा। काटेंगे 8 दहिया 80, यानी कितने दिन का समय लग जाएगा? तो 10 दिन का समय लग जाएगा। पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बात समझ पाए आप लोग? तो बताइए, बोलिए, आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए सर? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। देखिए चला, ये जो यूट्यूब है चला, यूट्यूब तो शिक्षा का भरमार है। बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, कोई बेकार नहीं पढ़ाता है। और देखिए सबसे बड़ी बात जानते हैं चला क्या है? आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए सर। आपका कंसंट्रेशन जब तक अच्छा नहीं रहेगा, आपके ऊपर ही आपका जीवन डिपेंड होता है। हम टीचर क्या हैं? आपके मार्गदर्शक हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं चला, ना कि हम आपको वहाँ पर उंगली पकड़ के दिखाना हमारा मकसद है। मतलब दिखा सकते हैं आपको रास्ता, हम आपको हाथ में बनाया हुआ यहाँ पर आपको सिलेक्शन नहीं दे सकते हैं। कोई भी टीचर हो, हमें नहीं कहते हैं कि कोई एक टीचर बहुत बड़ा है, ये है वो है, अच्छे से आपको वो पढ़ा देगा तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। बस आपके ऊपर डिपेंड है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों की कमी क्या होती है? आप लोग इस चैनल से पढ़ लिए, फिर उस चैनल से पढ़ लिए, इस चैनल से उस चैनल से, इसी चक्कर में आपका जीवन हो जाता है बेकार। तब तक आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। एग्ज़ाम आएगा तो आप कहेंगे कि भैया हम तो अभी हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो भाई आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप कहीं पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए, और मैं टारगेट को फिक्स करके पढ़िए कि हमें ये करना है, इसीलिए हमें पढ़ना है। ठीक है, अगर जीडी की आप तैयारी करें तो जीडी का ही पढ़ना है। जैसे देखिए हमारा तो यहाँ पर देखिए जाए आप डेली बाय डेली एक आध दिन छुट्टी हो जाता है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम होती है तो नहीं वीडियो आ पाता है। बाकी मैं डेली ही आपके लिए यहाँ पर मेहनत करता हूँ, प्रैक्टिस लेकर आता हूँ। जितने भी चैप्टर बनते हैं सभी चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं और प्रीवियस ईयर के होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए। सबसे पहले चला आपको बदलना होगा। जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक आप सफलता आपसे दूर जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बताइए। पाई का मान 22/7 को प्रयोग करना है। तो ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। बेलन का
कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है। ये तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ से आप गौर करेंगे, अगर इन तीनों में देखेंगे तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर सभी में है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर, कोष्टक में क्या बचेगा? यहाँ से एच बचेगा, यहाँ से एच और यहाँ से एच, तो 2h हो जाएगा यहाँ पर, 2h और प्लस यहाँ से एक आर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखिए दोस्तों, 2 पाई का मान 22/7 रखना है यहाँ पर। आर का मान क्या हो जाएगा? व्यास 14 है तो आर क्या हो जाएगा? आधा, यानी 7 हो जाएगा, इंटू ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर है, 2 का गुना 2 में करेंगे, 2 दूना यहाँ से 4 हो जाएगा, और आर 7 है तो 7 और 4 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 7 से 7 कट ही जाएगा यहाँ पर, 22 दूना 44 हो जाएगा, 22 दूना 44 यहाँ से हो गया, 44 का गुना 11 में करना है, तो इकाई का अंक 4 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा? तो 4 आएगा, और जब इसको गुना करिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 484, कितना होगा? 484 होगा। ठीक है, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प इसका क्या है? तो सही आंसर है। कोई दिक्कत बताइए? इस सवाल को समझने में आपको दिक्कत है? कोई भी दिक्कत अगर हो किसी भी साइड से तो आप पूछ सकते हैं सर। आगे चलें, चलिए हाँ जी, इस सवाल को बनाइए। यहाँ पर √6, √18, √21 का चतुर्थानुपाती क्या है? चतुर्थानुपाती पूछा गया है। चतुर्थानुपाती निकालने का तरीका क्या होता है? लास्ट के दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, पहले से भाग करते हैं, तो अंडर यहाँ पर 18 हो जाएगा दोस्तों, और इंटू अंडर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 21 हो जाएगा, बटे यहाँ से अंडर क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा, अंडर6। ठीक बात है, बोलिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं, चला 6 त्रिक 9 दूनी 18, इसको लिख सकते हैं 18 को 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में क्या हो जाएगा? 2 लिख सकते हैं, इंटू इसको 7 त्रिक 21 लिख सकते हैं, 7 त्रिक 21 होता है, तो इसको लिख सकते हैं कड़ी में कितना? इसको लिख सकते हैं आप कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 लिख सकते हैं, सॉरी 7 त्रिक 21 होता है, यहाँ पर कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 7 लिख सकते हैं, कड़ी में यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, बटे नीचे इसको लिख सकते हैं कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 3 लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं सर? ये घातांक करने का रूल होता है। अब ये चीज़ आप तभी समझ पाएंगे जब आप घातांक करणी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से करणी में 2 से करणी में 2 कैंसिल हो जाएगा, करणी में 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 3 करणी में 7 बचेगा, 3 करणी में 7, 3 करणी में 7 बचेगा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? तो पहला सही है, 3 करणी में 7। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न लगाइए, इस सवाल को लगाइए सर, बनाइए इसको। ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी पेंटिंग को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी पेंटिंग को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। उन तीनों की संख्या ज्ञात कीजिए, उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए पेंटिंग को पेंट कर सकता है। यदि बी और सी एक साथ एकांतर दिनों में ए का साथ देते हैं, और जबकि ए पहले दिन अकेले पेंट शुरू करता है,
पहले दिन कौन शुरुआत करता है? तो ए शुरुआत करता है दोस्तों। पहले दिन शुरुआत कौन करता है? तो ए करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए जो है, अगर ए की बात किया जाए, ए पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है ए, ठीक है, 12 दिन में ए पेंट कर सकता है। और बी उसी पेंटिंग को यहाँ पर 8 दिन में पेंट कर सकता है। और सी उसी पेंटिंग को कितने दिन में? तो 10 दिन में पेंट कर सकता है, ठीक है। सी 10 दिन में पेंटिंग को पेंट कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पर पहले निकालिए टोटल कितना काम है। तो तीनों का लघुत्तम जो होगा वही टोटल काम हो जाएगा। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 120 हो जाएगा। कितना? 120, यानी 12 दहिया में 120, यानी ए की क्षमता क्या हो गई? 10, और बी की क्षमता क्या हो जाएगी? तो 15 बटे 120, 15। सी की क्षमता क्या हो जाएगी? तो 12। तीनों की क्षमता पता चल गया। यहाँ पर कहा गया है कि वो एकांतर दिनों में बी और सी ए का साथ देते हैं, लेकिन लास्ट में बोला गया है कि जबकि ए पहले दिन अकेले ही कार्य को करता है, पहले दिन अकेले कार्य को करता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से गौर फरमाइएगा यहाँ पर कि तीनों लोग काम करते हैं, इसमें से ए तो अकेले दिन पहले दिन काम करता है अकेले, यानी 10 काम तो इसने कर दिया। कितना काम कर दिया? 10 काम इसने अकेले ए ने कर दिया, ठीक है। 10 काम अकेले ए कर दिया। तो भाई ए जो है एक दिन में, ए जो है एक दिन में 10 काम कर दिया है। एक दिन लिया और 10 काम यहाँ पर कर दिया है। तो अभी कितना काम बचा हुआ है? टोटल 120 काम था, 10 काम हो गया है। तो अभी भी यहाँ पर 110 काम यहाँ पर शेष बचा हुआ है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 110 काम अभी शेष बचा हुआ है करने के लिए। अब यहाँ से मामला ये आता है कि एकांतर दिन में ए का साथ देते हैं बी और सी। तो यहाँ से पहले ए का साथ देने बी आ गया, ए का साथ देने के लिए कौन आ गया? बी आ गया। तो भाई ए का क्षमता क्या है? 10, बी की क्षमता क्या है? 15। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर देंगे? यहाँ पर 15, 10, 25 काम कर देंगे। 25 काम यहाँ से कर देंगे। उसके बाद ए का साथ देने के लिए अगले दिन सी आएगा। तो भाई ए तो रहबे करेगा, तो 10 और 12 की क्षमता से सी करेगा। 10 और 12 क्या हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यानी 2 दिन हो गया, और 2 दिन में कितना काम किया जा रहा है? यहाँ पर 47 काम किया जा रहा है। 47 काम किया जा रहा है। हमारे पास काम कितना बचा है शेष करने के लिए? तो मात्र 110 काम बचा हुआ है। अगर हम यहाँ पर 2 से गुना करते हैं, यहाँ भी 2 से गुना करते हैं, हमें 110 लाना है, तो 3 बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार कर रहे हैं यहाँ पर। तो 4 दिन का समय लगा। 4 दिन में कितना काम हुआ है? यहाँ पर 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9, 94। तो 94 काम हो गया है। कितना दिन हो गया अभी तक? भाई ए ने अकेले 10 काम किया है। पहला दिन एक दिन तो हो गया, एक दिन अकेले ए काम किया है, और 4 दिन यहाँ भी हो गए। 4 1 5 दिन काम हो चुका है। अभी काम कितना बचा है? अभी काम कितना बचा है? तो अभी काम यहाँ पर घटा दीजिए, कितना बचेगा? 110 में से 94 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 16 बचेगा। बोलिए, 16 काम बचेगा। तो अभी भी 16 काम हमें करना है। 16 काम यहाँ पर करना है, 16 काम करना है। अब तीनों लोग साथ काम करेंगे, तीनों लोग मिलकर काम करेंगे। तो कितने की क्षमता से काम होगा यहाँ पर? 12, 15, 10, यानी कुल 37 की क्षमता से काम होगा, ठीक है। अभी तक 5 दिन काम हो चुका है, 5 दिन तक काम हो चुका है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? भाग देंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर कितना होगा? 160 हो जाएगा यहाँ से। तो अगर हम 3 बार करेंगे तो 3 3 9, 4 बार जाएगा लगभग, 4 3 12, लगभग 4 बार जाएगा, क्योंकि 5 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो लगभग 4 बार यहाँ पर जाएगा। तो 5 दिन यहाँ पर काम हुआ है, और प्लस 0.4 दिन और काम हुआ है, ठीक है, इस 16 काम को करने के लिए। क्योंकि शेष काम भी 16 बच रहे थे। 16 काम को करने के लिए तीनों लोग आएंगे, तो तीनों 3 की क्षमता से, मतलब तीनों की क्षमता से काम होगा, यानी 37 की क्षमता से काम होगा। तो यहाँ पर 0.4 दिन का समय और लगेगा, यानी 5.4 दिन यहाँ पर टोटल समय लगेगा। 5.4 दिन का टोटल समय लगेगा। तो कौन सा विकल्प इसका सही होगा? दूसरा वाला, ठीक है। ये है सवाल का सलूशन, ठीक। अभी तक कोई दिक्कत, समझने में दिक्कत है बताइए।
एक बार वीडियो फिर देखिएगा दोस्तों, अगर नहीं समझ में आएगा तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बनाइए इसको। एक शहर में भालुओं की संख्या हर वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या कितनी थी? 2 वर्ष पहले भालू की संख्या मान लेते हैं यक्ष था। अब यह 3% हर साल बढ़ता है, तो 2 साल तक की बात है, तो कितना बढ़ के हो जा रहा है? 103%, यानी 103/100 हो जा रहा है, इंटू 103/100 हो जा रहा है। ठीक, और आज वर्तमान में भालुओं की संख्या कितनी बच गई है, बढ़ के हो गई है, तो 21,218 ये भालुओं की संख्या है। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर? यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं सर। चलिए इसको काटेंगे, अगर आप इसको काटेंगे तो 103 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पर कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में कटेगा, सॉरी जी सर, 2 बार में कटेगा। तो 2 बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा? 106 होगा। कितना होगा? 106। अभी यहाँ से क्या बचेगा? 6 शेष बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, हो जाएगा 18। अब कितनी यहाँ से काटेंगे? ये 618 हो गया। अब यह कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? तो 6 बार में यहाँ पर जाएगा। एक शहर में भालुओं की संख्या हर वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? देखिए 2 वर्ष पहले जनसंख्या मान लेते हैं यक्ष था, तो यह हर साल 3% की दर से बढ़ रही है, तो 103% हो जा रही है, तो 103/100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर 2 साल की बात है तो फिर 103 यहाँ पर 100 हो जाएगा, 103 यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब 2 साल जनसंख्या बढ़ने के बाद चेला यहाँ पर जनसंख्या कितनी हो जा रही है? तो 21,218 हो जा रही है, 21,218 हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब 103 का गुना 103 में करिएगा तो क्या होगा? देखिए स्क्वायर करना है भाई, 103 का क्या है? सेम संख्या, तो स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर 3 अंकों का निकालना है स्क्वायर तो कैसे निकालते हैं? 3 है ना सर, इकाई का अंक 3 है, तो इसको आप 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। तो आपको 2 अंक में लेना है तो 0,9 ले लेंगे, यहाँ पर 0,9 ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि 100 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो 103 में 3 जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 106 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा? 100 का गुना 100 में, तो नीचे 4 0 हो जाएगा, बराबर कितना होगा? तो 21,218। ठीक, अभी इससे आप काटेंगे तो यह 2 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो यक्ष का मान क्या हो जाएगा? 2 का गुना 10,000 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20,000। तो 2 वर्ष पहले भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? 20,000 थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए सर, कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको बनाइए। एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है और व्यय 75,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 95,000 यहाँ पर है क्या? उसकी आय है। आय क्या है? 95,000 है। ठीक है, उसकी बचत क्या है? तो बचत यहाँ पर क्या है? 75,000 है। 75,000 यहाँ पर क्या है? उसका बचत है, सॉरी व्यय है। 75,000 उसके क्या है? व्यय है। तो उसका बचत क्या हो जाएगा? तो बचत यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर तो घटाएंगे तो यहाँ पर 20,000 जो है उसकी बचत आ जाएगी।
बचत क्या आ जाएगी, 20,000 उसकी बचत आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि आप जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर बचत प्लस आय होता है, सॉरी व्यय होता है। व्यय प्लस बचत क्या होता है, आय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन यहाँ बोला गया है कि यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि करते हैं तो इस 95,000 का 118% निकाल देंगे दोस्तों। तो 118% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 11,21,00 ये हो जाएगा इसका फाइनली 18% बढ़ने के बाद आए। बात समझ पाए आप लोग? बोलिए, 1,12,100, कोई दिक्कत? अब फिर यहाँ पर बोला गया है उसकी व्यय में 12% की वृद्धि की जाती है। ये 75,000 पर 12% की वृद्धि करिएगा तो ये फाइनली जो होगा 84,000 हो जाएगा। कितना हजार? 84,000 हो जाएगा। ठीक है, 84,000 यहाँ पर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत? चलिए, तो इसकी बचत अब क्या होगी? बचत भाई इसमें से घटाएंगे, 1,12,100 में से आप 84,000 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 28,100। 28,100 ये क्या है? इसकी अब बचत है। पहले बचत यहाँ पर 20,000 हो रही थी, अब क्या हो रही है? 28,100। कितने की वृद्धि हुई बचत में? तो सर यहाँ पर आप कहेंगे 8100 का बचत में वृद्धि हुआ है। वृद्धि किस पे? पहले वाले बचत पर। तो पहला बचत क्या है? 20,000 है। 20,000 गुना 100 गुना 100, यहाँ से 4 जीरो है ऊपर, 4 जीरो नीचे, कैंसिल हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 81 में तो 2 चौको 8, 0 2 पाँचे 10, मतलब यहाँ पर 40.5% आ जाएगा। 40.5% की वृद्धि होगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बोलिए सर, बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इसको बनाइए सर, इस सवाल को बनाइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें कहा गया है कि मोहन 2832 रुपये में एक टेबल बेच रहा है और यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य बताइए क्या है। क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है। 18 क्या है? ये लाभ है, तो ये 118 में बेच रहा है। कितना में? 118% पर यहाँ पर टेबल को क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो 118% का मान ही कितना दे रखा है? 2832 दे रखा है। 2832 दिया गया है। तो आपको 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान निकाल देंगे तो आपका क्रय मूल्य यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ से 2832 बटे 118 गुना 100, गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करिए। इसको हल करेंगे तो कितना होगा? बोलिए। यहाँ से सर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 100 से गुना किया जा रहा है तो 2 जीरो तो आएगा लास्ट में 2 जीरो तो आएगा। ठीक है, और 2 जीरो के बाद जो होगा सर वह इकाई का अंक जो आएगा, जीरो हटाने के बाद जो अंक बचेगा वह क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर 2 है ना, तो 8 में किस संख्या से गुना करिए कि 2 बन जाए? तो 8 में 4 से गुना करेंगे 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि लास्ट में 2 अंक आएगा, सॉरी 2 जीरो आएगा। तो इसमें 2 जीरो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जीरो के बाद 5 आ रहा है, यहाँ पर एक ही जीरो आ रहा है, और इसमें देखिए 2 जीरो आ रहा है और जीरो के बाद 4 भी आ रहा है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत है? इसमें सर बिल्कुल भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, कर पाएंगे आप लोग? बोलिए, इसको बनाइए, इस सवाल को बनाइए जल्दी से। 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में, समय जो है वर्षों में लेना है, और 80,000 रुपये की राशि 1,17,128 रुपये हो जाएगी। कितने समय में सर? तो यहाँ पर
जो दर है 10% दिया है। 10% का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 1/10 होता है, तो इसका मिश्रधन बटे मूलधन निकाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। 11/10 ये यहाँ पर क्या है, मिश्रधन बटे मूलधन पर घात n कर दीजिए, n टाइम तक यहाँ पर दिया गया है। और इसका ये दोनों जो दिए गए हैं मिश्रधन और मूलधन, इसका भी अनुपात 11/10 में लेंगे, कितने घात के बराबर होगा वही यहाँ पर इसको बराबर कर देना है। तो करिए यहाँ पर सर, यहाँ पर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप निकालेंगे 1,17,128 है और नीचे क्या है तो 80,000 है, 80,000 है। यहाँ से आपको क्या करना है, इस 8 को हटाना है। 8 को क्या करना है, तो 8 को हटाना है, तो 8 से भाग कर दीजिए। यहाँ पर 8 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या होगा। यहाँ पर हो जाएगा 8 एकम 8, 3 बचेगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 बार जाएगा 32, 5 बचेगा, हो जाएगा 51, 8 छक 48, 3 बचेगा, 8 चौको 32 और 8 एकम 8, ये हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो नीचे 4 जीरो है तो 10 पे घात 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 11 पे घात 4 हो जाएगा, ऊपर वाला ये 11 पे घात 4 का मान है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप 11/10 पे घात 4 लिख सकते हैं। अभी आधार दोनों क्या है, बराबर हैं, तो इसके घात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी n का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 वर्ष इसका राइट आंसर है, 4 वर्ष इसका क्या है दोस्तों, सही उत्तर है। क्लियर है। चलिए, ये सवाल बहुत बेहतरीन प्रश्न था दोस्तों, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको बनाइए। 5 घंटियां पूर्वाह्न 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं। वे 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड और 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। तो घंटियां फिर से किस समय एक साथ बजती हैं। तो क्या करना है, इस कंडीशन में हमेशा इसका लॉस निकालते हैं। 12, 18, 24, 36, 45 का लॉस निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम जो होगा इसका, किसी को आप लघुत्तम मान लीजिए, जो बड़ी संख्या उसको लघुत्तम मान लीजिए। हम मान लेते हैं इसका लॉस क्या है, 45 ही है। तो 45 का तो काम खत्म हो गया। अब आइए यहाँ पर 36 पर। 36 में क्या होता है, 9 चौको 36 होता है। 45 में सर यहाँ पर 9 है, 9 पंजे 45 होता है, इसमें 9 है, 5 है, लेकिन 9 चौको 36 होता है। 45 में तो 9 मिल जाएगा, 4 की कमी है, तो यहाँ पर 4 से क्या कर लीजिए, गुना कर दीजिए यहाँ पर, ठीक। इसका भी काम खत्म। अब आइए 24 पर। 24 का क्या होता है, 8 3 24 होता है। तो 9 में यहाँ 45 में तो 3 मिल जाएगा, और 8 जो है यहाँ से 4 तो है, 1 थी 2 की कमी है, तो 1 2 से और यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है। 1 2 से और यहाँ पर गुना कर देंगे, इसका भी खेल खत्म। अब आइए 18 पर। 9 दूनी 18, 9 भी मिलेगा इसमें, 2 भी मिलेगा, 4 3 12, 3 भी मिलेगा और 4 भी मिलेगा, तो यही इसका लघुत्तम हो जाएगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 पचे 40 के 0 हासिल का 4, और 8 चौको 32, 32 4 36, 360। ये सेकंड है, सेकंड को आप मिनट बदलेंगे तो यहाँ पर 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो यहाँ पर 6 6 में 36, यानी 6 मिनट यहाँ पर आ जाएगा। यानी कितने बजे एक साथ बजेंगी, तो 9 बजकर 6 मिनट पर, 9 बजकर 6 मिनट पर घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी पूर्वाह्न में, ठीक है, यानी सुबह को। बात समझ पाए आप लोग, 9 6 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, इसको बनाइए, इस सवाल को बनाइए। ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम पर दान करता है। यदि वह 28,500 रुपये भोजन और वृद्धाश्रम पर खर्च करता है तो ए का वेतन क्या है। भाई ए का वेतन जो है 100% रहा होगा, उसने 45% तो यहाँ पर बोला गया है ना, यहाँ पर 45% भोजन पर खर्च करता है और 5% वृद्धा आश्रम पर, तो टोटल वो कितना खर्चा कर देता है, तो 45 + 5 50%, तो 50% यहाँ पर खर्च कर देता है किस पर,
भोजन और वृद्धा आश्रम पर 50% का मान ही कितना दे रखा है, 28,500, 28,500 यहाँ पर दिया गया है। तो इसका वेतन पूछा गया है, तो वेतन 100% रहा होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 100% बनाने के लिए 50 को 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 0, 2 5 10 की 0, हासिल का 1, 2 8 16, 1 17, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, यानी 57,000 हो जाएगा। कितना इसका वेतन है सर, 57,000 वेतन है। दूसरा ऑप्शन सही है। क्लियर है? बोलिए सर, आप लोग बताते रहिए, थम्स अप करते रहिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। चलिए इसका आंसर बताइए। इस प्रश्न का आंसर बताइए। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास बताइए। देखिए, किसी भी 3D फिगर को अगर आप पिघलाकर दूसरा जब कोई फिगर बनाते हैं तो उसका आयतन हमेशा निश्चित होता है, नियत रहता है, नहीं बदलता है। तो यहाँ पर आप बेलन और शंकु का आयतन बराबर कर लीजिए। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। ठीक है, ये किसके बराबर कर देंगे, बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, पहले तो पाई से पाई कैंसिल ही हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आर को नहीं काटना है, क्योंकि इसकी त्रिज्या कुछ और होगी। और चलिए इसको हम बदल देते हैं, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, इसको हम कैपिटल आर ही मान लेते हैं, नहीं तो आप काट देंगे। ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, बोलिए इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, इसकी ऊंचाई भी दोनों का अलग अलग है सर, तो ऊंचाई भी बदल देते हैं, नहीं तो आप एच से एच भी काट ही देंगे। ठीक है भाई, तो इसकी ऊंचाई को हम कैपिटल एच मान ले रहे हैं। अब तो नहीं कटेगा। चलिए यहाँ पर 1/3 यहाँ से हो जाएगा, और शंकु का जो त्रिज्या है वह कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई क्या है, 15 सेंटीमीटर गुणे 15 बराबर। हमें त्रिज्या निकालना है बेलन का, तो आर स्क्वायर का मान निकालेंगे हम। ऊंचाई कितना है, 45 दिया गया है। ठीक है, 15 से काटेंगे, 15 3 45 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 27 3 81 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ से है कि आर स्क्वायर का मान 9 है, तो आर का मान क्या हो जाएगा, तो आर का मान 3 हो जाएगा। अगर आर का मान त्रिज्या 3 आ गई तो व्यास जो होता है, इसका जो व्यास होता है सर, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो व्यास क्या होता है, 2 गुना आर हो जाएगा। तो 2 गुना आर का मतलब 2 गुना 3 अर्थात 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। इसको लगाइए। यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुँचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस दूरी पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बताइए। अब देखिए यहाँ पर रास्ता ए से चलता है, यहाँ पर रास्ता ए से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है 20 किलोमीटर। तो कितना दूरी तय किया, औसत गति क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो 20 किलोमीटर टोटल यहाँ पर यात्रा करता है, और टोटल यात्रा कितना हो जाएगा, यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए यहाँ पर। तो 20 15 10 24 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा यहाँ से, और 2 1 3 1 4 2 6 हो जाएगा, 69 हो जाएगा यहाँ से, 69 बटे कुल यहाँ पर समय क्या हो जाएगा। 5 के स्पीड से 20 किलोमीटर चलता है तो 4 घंटे का समय यहाँ पर लगा, प्लस यहाँ पर 3 के स्पीड से 15 किलोमीटर तो 5 घंटे का समय यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर इसको, प्लस 2 के स्पीड से 10 किलोमीटर यानी 5 घंटे का समय यहाँ से लग गया, प्लस
4 छक 24, 6 घंटे का समय यहाँ पर लग गया। सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा सर, 69/6, 4 10 10 20 हो जाएगा, 20। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 3 6, 2 चौको 8, 1 बचेगा, 10.2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी 10 नीचे 10 भी है तो 10 से भाग करेंगे, 10.1 स्थान यहाँ पर खिसक जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 3.45 आएगा, 3.45, 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत स्पीड आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को लगाइए सर, इस सवाल को बनाइए। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है कि 5x माइनस का 2y बटे में x माइनस का 2y बराबर 9/17 दिया गया है, 9/17 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप 17 का गुना, तिर्यक गुना करेंगे, इसका इधर इसका इधर, तो 17 5 85, यहाँ से 85x हो जाएगा, माइनस 17 दूना 34y बराबर, यहाँ से 9x हो जाएगा, माइनस 9 दूनी 18y। x और y का अनुपात निकाला जाएगा तो x वाला एक साइड, y वाला एक साइड करेंगे। तो 85 में से आप 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 15 में से 9 गया तो 9 6 15 76 हो जाएगा, 76x बराबर, इसको जब इधर लेकर जाएंगे सर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 34 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, अभी आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, तो काटिए भाई, इसको 2 से काटेंगे, 4 से काटिए, 4 चौको 16, 19 चौक 76 होता है। यानी x और y का जो रेशियो आएगा वह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 और 19 आ जाएगा। हमसे मान किसका पूछा गया है, इसका पूछा गया है, यानी हमसे मान पूछा गया है 19x बटे में 13y का मान पूछा गया है। यहाँ पर मान रख दीजिए 9 इंटू x का मान क्या है, 4 है, बटे नीचे क्या है 13 है, 13 गुना y का मान क्या है तो 19 है, 9 चौको 36 हो जाएगा, यहाँ से 9 चौको 36, ऊपर 36 आएगा, ऊपर क्या आएगा 36 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया सर, आप लोग बताइए एक बार, समझ में आया तो एक बार थम्स अप करिए सर। आप लोग तो यहाँ पर कंजूसी भी करते हैं लाइक भी करने में, तो लाइक तो कर दीजिए दोस्तों आप लोग। चलिए इसको बनाइए। इस सवाल में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। गौर से समझिएगा, एक कार है 5 घंटे में 240 किलोमीटर चलती है, तो कितना इसका स्पीड हो जाएगा। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या है 240 है, बटे इस टाइम कितना लग रहा है समय, तो 5 घंटे का समय, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड आ रहा है। अब ये कह रहा है कि क्या बोला गया है, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चले तो वही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। 240 किलोमीटर की दूरी को ही तय करना है, लेकिन सामान्य जो गति है उसकी आधी गति से चलना है। सामान्य गति क्या है 48, आधी कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24, तो 24 की स्पीड से चलेंगे तो 10 घंटे का यहाँ पर समय लगेगा, 10 घंटा। ठीक, 10 घंटे का दोस्तों समय लग जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाए। चलिए इसको बनाइए, इस सवाल को बनाइए सर। एक्स ने कुल 180 रुपए में से 40 पेंसिलें खरीदी। 180 रुपए दिए हैं, 40 पेंसिलें खरीदी हैं, और 180 रुपए में 2 दर्जन पेनें खरीदी हैं। एक
पेन और एक पेंसिल के मूल्य का अंतर बताइए। देखिए, अब यहाँ पर 180 रुपये में 180 रुपये दिया है, 40 यहाँ पर पेंसिल खरीदा गया है, तो एक पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा? एक पेंसिल का दाम यहाँ पर क्या होगा? तो 40 से भाग कर देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर इससे काटेंगे तो 2 9 18, 2 9 18 यानी कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 4 बचेगा 4, 4 चौक 16, 2 बचेगा 4 पंजे 20, यानी एक पेंसिल का जो दाम है दोस्तों, एक पेंसिल का दाम 4.5 रुपये है। एक पेंसिल का दाम क्या है? तो 4.5 रुपये हैं। और 180 रुपये में ही वो 2 दर्जन पेने खरीदता है, तो 2 दर्जन मतलब कितना? 12 दूनी 24 पेन खरीदता है। यहाँ पर 24 पेन। इसको काटेंगे अगर आप तो 4 से काटिए, कितनी बार में कटेगा? 4 छक 24, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 2 बचेगा हो जाएगा 20, 4 पंजे 20। 6 से काटेंगे तो 6 बटे 48 नहीं, 6 साते 42, 3 बचेगा हो जाएगा 30, 6 पंजे 30, यानी 7.5 रुपये हर एक पेन का यहाँ पर दाम हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर पूछा गया है, तो 7.5 में से आप घटाएंगे कितना? 7.5 में से घटा देंगे दोस्तों 4.5, 4.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 रुपये बचेगा, 3। ठीक है, तो इनका जो अंतर आ जाएगा 3 रुपये का अंतर आएगा। क्लियर है? बताइए। चलिए इस सवाल को लगाइए। इस सवाल को दोस्तों बनाइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? भैया 40 और 50 के बीच अभाज्य संख्या बताना है, गिनकर कितना है। तो भैया एक तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 41। सबसे पहले ये जान लीजिए, अभाज्य संख्या निकालने का कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करने पड़ते हैं। तो पहला 41 हो जाएगा, 41 के बाद 43 होगा, फिर 47 होगा, फिर 47, 47, 49 नहीं होगा। बस ये 3 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो 40 और 50 के बीच में आएंगी। तो कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 3 अभाज्य संख्या होगा दोस्तों। चलिए इसको बनाइए। दिव्या ने 3,50,000 रुपए में एक कार खरीदी और उसे 4,35,000 रुपए में बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? 1 दशमलव स्थान तक सही बताना है। देखिए 3,50,000 में यहाँ पर कार को खरीदा गया है, कार को बेचा गया कितने में? 4,35,000 में। ठीक, दोनों का निकाल दीजिए अनुपात। अनुपात निकालेंगे, छोटा हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे अगर तो 5 साते 35, 70 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे 5 अठे 40, 5 साते 35। अब 70 का समान था 87 में बिका है, तो 17 का यहाँ पर लाभ हो रहा है किस पे? 70 पर गुना 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी 170 बटे में 7 हो जाएगा। भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 3 बचेगा हो जाएगा 30, 7 चौक 28, बचेगा 2 हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, यानी 24.2 इसका राइट आंसर होगा। अच्छा 24.2 नहीं है? अरे ठीक है, 24.2 नहीं आएगा तो आगे बढ़िए। देखिए 7 दूनी 14, 14 और 14 6 20 होगा। ठीक है, 14 6 20, 6 बचेगा हो जाएगा 60, फिर 7 8 56, यानी 24.28 आएगा। अगर ये 5 से बेसी है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 24.3 इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? 24.3। बात समझ पाए आप लोग तो बताइए। इसमें अगर दिक्कत है तो दोस्त आप पूछ सकते हैं। चलिए इसको लगाइए। ये सवाल जो है आपके लिए है, आपके लिए है और आज के सेट का लास्ट सवाल है। लेकिन अभी आपको जाना नहीं है, क्योंकि लास्ट में भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन रखा है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी हल करेंगे और आपके लिए भी कुछ एक सवाल देंगे।
तो यहाँ पर क्या कहा गया इस सवाल में, एक व्यापारी ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 72,000 रुपये पर 20% की छूट दी और 10% का लाभ उठाई। ठीक है, उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए ताकि उससे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। गौर से समझिएगा, 20% का क्या दिया गया, छूट दिया गया है। तो यहाँ पर मार्क प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालेंगे और यहाँ पर सीपी का अनुपात निकाला जाएगा। यहाँ पर 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी अंकित मूल्य उसका 5 है, 1 का छूट दिया गया, बिका कितने में, 4 में बेचा गया है। ठीक बात। फिर 10% की हानि होती है। 10% हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। 10% का मतलब 1/10 होता है, मतलब यहाँ पर सीपी अगर 10 है तो 1 का हानि बिका कितने में, 9 पर बिक गया। तो यहाँ पर दोस्तों 4 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो गुना कर दीजिए, 9 पंजे 45 हो गया, यहाँ से 9 चौको 36 हो गया और 4 दहिया में 40 हो गया। ठीक है, 4 दहिया में 40 हो गया। अब यहाँ पर अंकित मूल्य क्या है, 72,000 है, तो अंकित मूल्य क्या है, 45 अनुपात। तो 45 का मान कितना दिया गया है, 72,000 दिया गया है। ठीक है, काटिए इसको, 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 आठे 72, यानी 8,000 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 16 पंजे 80, यानी 1600 आ जाएगा। एक अनुपात का मान 1600 है, एक अनुपात का मान 1600 है, तो यहाँ पर 40 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 16 चौको 64, तो इसका मान हो जाएगा यहाँ से 64,000, 64,000। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक अनुपात का मान इतना है, 1600 है, तो 40 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा। और 36 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से तो गुना कर देंगे। यहाँ पर पहले तो यहाँ पर 2 जीरो लिखवा करेंगे। ठीक है, 16 छक्का 96 के 6 हासिल का 9 हो जाएगा। हासिल का कितना होगा, 9 होगा। और 16 तिया 48, 48 प्लस 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 57। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। अंकित मूल्य क्या है उसका, अंकित मूल्य है 72,000। कितनी छूट देनी चाहिए ताकि उससे 440 रुपये का लाभ हो। अब यहाँ से दोस्तों देखिए, यहाँ से सीपी 64,000 है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 440 का, मतलब यहाँ से बिका कितने में, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 440 में बेचा जा रहा है, तो 440 में जोड़ेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0 4 4 और फिर 4 और 6, यानी इतने में बेचा जा रहा है। तो अब कितने का छूट दिया गया, देखिए छूट कितने का मिला भाई, यहाँ से घटाइए ना आप, घटाएंगे 72,000 में से इतना घटाइएगा तो 0 बचेगा, और 10 में से 4 गया तो बचेगा 6, यहाँ 9 में से 4 गया तो बचेगा 5, और यहाँ से दोस्तों 1 बचेगा, 11 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, यानी 7560 रुपये का छूट दिया गया है। किस पर छूट दिया गया, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य क्या है, 72,000 है। 72,000 गुना 100। ठीक, काटिए, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर इसको भाग देंगे यहाँ पर, तो 72 एकम 72, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, यहाँ से दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 160 हो जाएगा। 72 पंजे होगा भाई, 72 पंजे 160 होगा क्या, 72 का गुना 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 72, सॉरी यहाँ पर 3 बचेगा, 72 3 75 होता है, 3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 36 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे 360 हो जाएगा। 72 का गुना 5 में करेंगे तो 5 बार में यहाँ पर चला जाएगा, 360 आ जाएगा, यानी 10.5% का यहाँ पर दोस्तों छूट देना पड़ेगा। बात समझ पाएँ, इससे हमें कोई मतलब नहीं था, इसको नहीं निकालना था दोस्तों।
ठीक है, इसको नहीं निकालना था, इस पर हमें काम करना था। ठीक है, 10.5% का यहाँ पर उसको छूट देना पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बताइए इस 20 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न बना पाए हैं। और ये है ये जो सवाल है आप देख पा रहे हैं, ये कल का सवाल है दोस्तों, कल का प्रश्न है, नहीं सॉरी, आज के लिए आपके लिए सवाल है। ठीक है, ये आज के लिए आपका सवाल है। अब इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और एक प्रश्न और हमने दिया है जो अवनीश ठाकुर जी ने पूछा है। भैया आपने जो सवाल पूछा है वो सवाल हमने यहाँ पर लिया है, और आप सभी बच्चे जो लोग देख रहे हैं वीडियो, आप लोग भी इसका आंसर करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, इसमें कहा गया है कि चेतन अकेले 5 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। रश्मि उसी काम को प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 2 दिनों में पूरा कर सकती है। उसी काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन में कितने घंटे साथ में काम करना होगा। इस सवाल में आप M1 D1 H1/W1 का फार्मूला लगा देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चेतन जो है, चेतन 5 घंटा हर दिन काम करता है, तो काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। इतना काम टोटल है। ठीक, अब फिर वही काम बोला गया है, इस किसके लिए है, यहाँ पर किसके लिए, चेतन के लिए। चेतन के लिए हम सी लिख दे रहे हैं। ठीक है, सी अपनी क्षमता से काम कर रहा है। फिर वहीं रश्मि की बात करते हैं। रश्मि जो है अपनी क्षमता से काम करती है, तो 6 दिनों में रश्मि जो है, माफ़ कीजिएगा इस कहाँ पर है, ठीक है, रश्मि जो है उसी काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करती है। 10 घंटे प्रतिदिन काम करती है और काम को 2 ही दिनों में समाप्त कर देती है। तो यहाँ से ये जो काम है और ये जो काम है, दोनों काम क्या है, बराबर हैं। यहाँ से हम चेतन और रश्मि का क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे। तो पहले जो कटने वाला है उसको काट देंगे। यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 3 बार में कटेगा। यानी चेतन बटे रश्मि, चेतन का क्षमता क्या है तो 2 हो जाएगा, रश्मि की क्षमता क्या है तो 3 हो जाएगा। टोटल काम निकालिए, चाहे आप इस वाले में रखिए, चाहे आप इस वाले में रखिए, किसी में रख सकते, इसी में रखिए। तो आर रश्मि का क्षमता क्या है 3 की क्षमता से 10 घंटे काम करके 2 दिन में काम को समाप्त करती है। तो ये टोटल काम हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 60 काम। टोटल काम क्या है 60 है। अब ये दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो दोनों लोग मिलके काम करते हैं, तो 3 दूनी 5 की क्षमता से काम करेंगे, तो 5 की क्षमता से काम करेंगे तो इतने दिन का समय लगेगा। 5 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60, यानी 12 दिन का समय, 12 घंटे का यहाँ पर समय लगेगा। 12 घंटे में दोनों लोग मिलके काम को समाप्त कर देंगे। ये आपका प्रश्न था दोस्तों, बहुत सिंपल सा प्रश्न था। और हाँ, आप लोग जब भी सवाल देते हैं तो उसका यहाँ पर विकल्प भी दीजिए। ठीक है, विकल्प भी दीजिए दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो भी डाउट रहता है कमेंट करिए, और जो आपका सुझाव है दोस्तों वो भी कमेंट करिए। ठीक है, बाकी हम लोग फिर कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।